With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are super fine and doing well. So आज का जो next topic है that is the continuation of branches of biology. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ब्रांचेस डिस्कस की थी, लेकिन वो ब्रांचेस थी जो हम नाइन्थ क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने जो है वो जस्ट ब्रांचेस का नेम विद सिंगल वर्ड उनका इंट्रोडक्शन कर दिया है, लेकिन हमने फिर भी इनको थोड़ा डिफ़ाइन करके कंप्लीट देखा है। तो आज जो ब्रांचेस डिस्कस करनी है हमने वो न्यू है थोड़ी, और पहले नहीं पढ़ी हुई। जो फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, बायोलॉजी का तो मतलब ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बट एट देयर मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम जाके जो है वो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बना रहे होते हैं, और एटम मिलकर फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से सारा प्रोसेस होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे की जाए, ठीक है, कौन से लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर उनकी स्टडी की जाए तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का क्या मतलब है कि यानी कि जो इन्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी तो वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ही बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग का आपस में क्या देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं। ठीक है, इकोलॉजी में भी हमने यही देखा था कि लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन देखा जाता है। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, इकोलॉजी में और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे हम जैसे इकोलॉजी में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पे जो नॉन लिविंग्स इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका जिक्र किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में कि वो नॉन लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, एक तो वो वाले सारे कंपोनेंट्स का जिक्र किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारा उन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे या इन्वायरमेंट में क्या जो है वो इफ़ेक्ट है, हमारा इफ़ेक्ट भी इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम क्या काज कर रहे हैं, पोल्यूशन काज कर रहे हैं। ठीक है, हम पोल्यूशन काज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो पोल्यूशन का भी दूसरे फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, जैसे पोल्यूशन अगर हो रही है ह्यूमन बींग्स की वजह से, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर में अर्थ के टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी, इसकी स्टडी किस में होगी, इन्वायरमेंटल, सारी चीज़ों की स्टडी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे इंटरेक्शन देख रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग का, और नॉन लिविंग का इफ़ेक्ट देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिविंग का इफ़ेक्ट भी देखेंगे नॉन लिविंग्स के ऊपर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो पोल्यूशन काज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और जो इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग्स का इंटरेक्शन देखा जाता है कि हम जो है वो किस तरह से फूड को लेते हैं। ठीक है, बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स को कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स किस तरह से जो है वो अपटेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी में देखते हैं। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ये सारा इफेक्ट देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट भी देखते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी, इट इज़ द स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ organisms in relation to their environment। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है उनके इन्वायरमेंट के रिलेशन को के साथ। और इससे जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, इतना स्मॉल जो हमें जो है वो नेकेड आई से नज़र नहीं आ। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होगी यानी जो छोटे जानदार होंगे उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे, माइक्रो बायोलॉजी बोलेंगे। वो छोटे कौन कौन से जानदार आ जाते हैं, बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड होते हैं, वायरसेस होते हैं एंड एल्जी, और फंजाई भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं। अगर हम सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज़ देखें तो वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये होता है माइक्रोमीटर। इस वजह से भी इनको माइक्रो बायोलॉजी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके सेल्स का साइज़ जो है वो माइक्रोमीटर में होता है, बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रोमीटर में साइज़ होता है, इस वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इनका साइज़ हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी स्टडी को माइक्रो बायोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये कौन सी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स। अब ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं रिवर्स, लेक्स और पोन्ड्स। ये तीनों क्या हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, यानी यहाँ पे फ्रेश वाटर का के ज़खायर मौजूद हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर के ज़खायर मौजूद है। अब फ्रेश वाटर होता क्या है, ठीक है, ये देखना है कि फ्रेश वाटर होता क्या है। फ्रेश वाटर क्या है, जिसमें सोल्यूट या जो साल्ट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी यानी साल्ट की क्वांटिटी बहुत कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। अगर साल्टी वाटर है यानी साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो मेरीन होगा, लेकिन अगर साल्ट की क्वांटिटी कम है तो वो कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर है। और इसके ज़खायर कौन कौन से हैं, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदारों की स्टडी करेंगे और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी पढ़ेंगे कि जो फ़िज़िकल जैसे कि इसमें देखेंगे कि वाटर की उनकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट है, केमिकल में देखेंगे कि साल्ट्स कौन से हैं और इनकी क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है मैरीन बायोलॉजी। इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस एंड सी, ठीक है। सी और ओशन के अंदर, ठीक है, स्टडी करेंगे कि किसकी लाइफ की ओशंस के अंदर और सी के अंदर। ओशन और सी क्या है, जो सी है वो छोटे समंदर को बोलते हैं, जो ओशन है वो बड़े समंदर को बोलते हैं, ठीक है। जो जानदार जो है वो साल्टी वाटर में रहते हैं। मैरीन बायोलॉजी क्या है, जिसमें साल्टी वाटर यानी साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, ज़्यादा साल्टी होता है, ठीक है। तो साल्टी वाटर में जो रहते हैं तो उनकी जो बॉडी होगी उसमें पानी कम होगा, यानी कम ही एंटर होगा और ज़्यादा पानी जो है वो बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो ये मैरीन बायोलॉजी में आएगा, ठीक है। जानदारों इसमें भी क्या होगा, फिज़िकल और केमिकल जो पैरामीटर्स हैं वो देखे जाएंगे, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन जैसे फ्रेश वाटर में थी वैसी मेराइन में नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स जो फिज़िकल और केमिकल हैं तो फिर वो भी दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, वो कम थी, और यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इनकी बॉडी जो है वो उस हिसाब से होगी, यानी कि साल्टी वाटर में ये ज़्यादा जो है वो इनके बॉडी के अंदर पानी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर में तो ज़्यादा पानी होता है ना, बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी एंटर होता रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास क्या है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है, ये वर्ड जो है वो पैरासाइट्स से निकला है, ठीक है। पैरासाइट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी को बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये होस्ट में क्या करते हैं, अपने होस्ट से फूड लेते हैं
और प्लस शेल्टर भी लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं पैरासाइट्स, अपने होस्ट से फूड और शेल्टर लेते हैं और बदले में उनको क्या पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं उनको, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ पैरासाइट्स को ही नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि पैरासाइट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसमिट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से हो रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे कि एंटर होने के बाद ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके अलावा इसकी पैथोजेनिसिटी देखेंगे, पैथोजेनिसिटी क्या है कि ये किस तरह से जाके एक होस्ट के अंदर डिजीज़ काज कर रहा है, ठीक है। कैसे डिजीज़ काज करेगा, ये चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। एक पैरासाइट की स्टडी को जो है वो पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, और पैरासाइट जो है वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होता है और वहाँ जाके किस तरह से मल्टीप्लाई करता है और किस तरह से क्या है, डिजीज़ काज करता है। और उससे नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें क्या होगा, हम एक ह्यूमन की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। पूरा इंसान जो है वो लिविंग है, तो इंडिविजुअल्स तक जाने में कौन कौन से, एक इंडिविजुअल तक बनने तक कौन कौन से लेवल आते हैं, सब एटॉमिक लेवल आता है, फिर मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं ना, फिर जाके एक इंसान बनता है। तो ये सारे के सारे जो भी लेवल्स हैं और जहाँ से एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट हो रही है, यानी सेलुलर लेवल से, सेल से लाइफ स्टार्ट होगी ना, तो तमाम की तमाम जो फेजेस हैं उनकी स्टडी जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी में करेंगे। यानी पूरे इंसान जो है वो ह्यूमन बनने तक के प्रोसेस के जितने भी प्रोसेसेस हैं, इसमें लेवल्स हैं, वो सारे के सारे स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ हम ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी का पूरा बताया प्रीवियस लेक्चर में, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसकी हिस्टोलॉजी यानी उसके टिश्यूज़ की स्टडी, हिस्टोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ डिस्कस होंगी ह्यूमन के स्ट्रक्चर में। और इसके साथ साथ जो है वो जीन्स की भी स्टडी होगी, ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, जीन्स की स्टडी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बायोलॉजी में आ जाएंगी। और लास्ट वन है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो का तो मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो है वो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी में हमारे पास ऐसी तमाम की तमाम टेक्निक्स आ जाएंगी, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ज़िंदा जानदारों पर, और उनसे क्या करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जैसे कि वो टेक्निक्स में आ जाती हैं हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी टेक्निक्स जो होती हैं ना, ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसका जीन तब्दील करके हम जो है वो एक और अपनी मर्ज़ी का जीन उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो ह्यूमन के लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी छोटे जानदार बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे है, बैक्टीरिया मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिल्क शुगर जो है वो उसको वो फर्मेंट होती है, ठीक है, और इस तरह से जो है वो योगर्ट बनता है बैक्टीरिया के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये हमारे पास सारी ब्रांचेस थी, यहाँ पे ब्रांचेस एंड होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।